नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस सीरीज में हम हर शिफ्ट वाइज असली परीक्षा के प्रश्न करवाएंगे ताकि आपको परीक्षा का वास्तविक सत्र समझ में आए और बार बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएं। आज की इस पहली क्लास में हम करेंगे 12 सितंबर 2025 पहली शिफ्ट के टॉप 25 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपके लिए एक चैलेंज लेकर आया हूं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। आप अपना सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना। लास्ट में बात करेंगे कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आने का काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से, जिसमें हम 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य चट्टान कट रॉक कट स्थलों से अलग करती है? तो एलिफेंटा गुफाओं के अंदर कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारत के अन्य रॉक कट हैं उनसे इनको अलग करती है? तो आपके ऑप्शन है, सही उत्तर कमेंट में बताइएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये गुफाएं शैव विषय वस्तु पर केंद्रित हैं तथा इनमें प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्तिकला की गहराई दिखाई देती है। एलिफेंटा जो गुफाएं हैं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ त्रिमूर्ति और अन्य मूर्तियों में प्रकाश एवं छाया के विशेष संयोजन का प्रयोग किया जाता है, जो शिल्पकला में अद्भुत गहराई और जीवंतता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बस्तर के गोंचा उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। बस्तर का गोचा उत्सव भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ा है। इसमें जनजातियों द्वारा बांस की नकली बंदूक से गोलियां दागी जाती है। इस प्रथा की शुरुआत काकतीय या चालुक्य वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। यह रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक चलती है, इसलिए कथन 3 गलत है। बाकी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही होंगे। अगला प्रश्न होगा, रिक्त स्थान भरें। कर्नाटक संगीत में 5 ताल वाले लघु को डैश जाति के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक संगीत के अंदर 5 ताल वाले लघु को किस जाति के नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, खंडा। तो कर्नाटक संगीत की ताल व्यवस्था सप्त ताल में है। लघु की 5 जातियां होती हैं। जो तीसरा होता है उसको 3 बोला जाता है, चतुर्थ को 4, खंडा के अंदर 5, मिश्र में 7 और संकीर्ण 9 अक्षरों की होती है। अतः 5 ताल वाली मात्राओं को लघु को खंडा कहा जाता है। तो खंडा के अंदर कितनी मात्राएं आती है? तो 5 मात्रा आती है, इसलिए इसको खंडा जाति कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, जूडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जूडो के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जूडो की शुरुआत जो है 1882 में जापान में जिगोरो कानो द्वारा की गई थी। जूडो एक जापानी मार्शल आर्ट है जिसकी स्थापना 1882 में जिगोरो कानो के द्वारा की गई थी। जूडो 1964 के टोक्यो ओलंपिक में आधिकारिक खेल बन गया था। तो टोक्यो ओलंपिक में कब बना था आधिकारिक खेल? तो 1964 के अंदर। अगला प्रश्न है, 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 कहां और कब आयोजित की जाएगी? तो 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 में कहां आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जनवरी 2025 मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि एएफआई द्वारा 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 12 जनवरी 2025 को मेरठ उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न होगा आपका, भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 भारत यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि, जिसको बीआईटी बोलते हैं, का मुख्य संरचनात्मक फोकस क्या है? तो आंसर दीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानक और राष्ट्रीय उपचार के माध्यम से स्थापना के बाद निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करना। तो भारत और यूएई द्विपक्षीय निवेश संधि बीआईटी ने 2024 का मुख्य ढांचागत ध्यान पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट स्थापना के बाद चरण में निवेशकों को राष्ट्रीय उपचार, नेशनल ट्रीटमेंट और न्यूनतम सुरक्षा मानक प्रदान करना है, जिससे दोनों देशों में निवेश, सुरक्षा व विश्वास बढ़ सके। अगला प्रश्न होगा,
रिक्त स्थान भरें। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल अनोखे ढंग से कहां पर आयोजित किया गया था, जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों के बाद खिताब जीता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियाद के अंदर। 76वीं संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल मुकाबला इतिहास में पहली बार भारत के बाहर सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराकर खिताब जीता था। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कविता अय्यर द्वारा लिखित है? लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रॉट के सार को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभाव पर एक अध्ययन। तो पत्रकार कविता अय्यर द्वारा लिखित यह पुस्तक महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पड़े विनाशकारी सूखे, जल संकट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पतन और किसानों पर पड़े गंभीर मानवीय व पारिस्थितिक प्रभाव का वास्तविक दस्तावेज है। अगला प्रश्न आपका, तो हिमनदीय भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही हैं, यानी कि लटकती घाटियां प्राय उच्च स्थानों पर मुख्य हिमनदीय घाटियों में खुलती हुई पाई जाती हैं। और दूसरा कथन होगा, ऐसी लटकती घाटियों के अपर्दन के कारण प्राय त्रिकोणीय फलकों में विभाजन हो जाते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, इसरो के मानव रेटेड एलवीएम, जिसको HLVM-3 रॉकेट पर क्रू एस्केप सिस्टम CES का प्राथमिक कार्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रक्षेपण आपात स्थिति के दौरान क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित स्थान पर निकालना। क्रू एस्केप्स यानी कि CES गगनयान मिशन के मानव रेटेड LVM-3 रॉकेट की एक उच्च प्रौद्योगिकी सुरक्षा प्रणाली है। लॉन्च के समय किसी भी आपात स्थिति या तकनीकी खराबी के दौरान यह अंतरिक्ष यात्रियों वाले क्रू मॉड्यूल को रॉकेट से तेजी से सुरक्षित दूरी पर खींच ले जाता है। अगला प्रश्न आपका, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 कथन न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में सही है, यानी कि वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 का हिस्सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4 सही हैं, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना और लड़कियों के लिए देर से विवाह को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न होगा, कोशिकीय श्वसन में कौन सा मार्ग सबसे अधिक ATP उत्पन्न करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, जिसको ETC बोला जाता है। कोशिकीय श्वसन के दौरान इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ETC ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द्वारा प्रति ग्लूकोज अणु सर्वाधिक ATP उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आंसर बताइएगा कमेंट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, BCA, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित, उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद की पहली बैठक और उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 2022। तो इस क्रम के अंदर ये सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार के कानूनी चरित्र का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जो कानून के प्राधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है। तो 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंदर डाला गया था, जिसका अर्थ है कि राज्य केवल किसी उचित कानून विधि के प्राधिकार से ही किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर सकता है। अगला प्रश्न होगा, किसी दृढ़ पिंड के लिए किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के विपरीत किस कण का कोणीय वेग होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी कणों के लिए समान होता है। किसी दिए गए घूर्णन अक्ष के विपरीत किसी कण का कोणीय वेग सभी कणों के लिए समान होता है। अगला प्रश्न होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA
साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है। तो सही उत्तर बताइएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। तो नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए में आधुनिक तकनीक और न्याय प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे ईमेल, सर्वर संदेश, डिजिटल दस्तावेज की स्वीकार्यता और प्रामाणिकता पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। अगला प्रश्न होगा आपका, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसको इस प्रकार समझिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रवासियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। अभिकथन ए सही होगा। यह सुविधा ईपीओएस मशीनों पर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के कारण ही संभव हो पाती है। अतः कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, चेराव बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है चेराव? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम राज्य का। तो मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे आम भाषा में बंबू डांस भी कहा जाता है। तो बंबू डांस का दूसरा नाम ही है चेराव डांस, ठीक है, जिसमें नर्तक जमीन पर रखे बांस के तालबंद संयोजन के बीच थिरकते हैं। अगला प्रश्न होगा, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025 में मूल्यांकन किया जाने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रक्षा बजट। तो ग्लोबल फायरवॉल, जिसको जीईपी बोला जाता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स, विभिन्न देशों की सैन्य क्षमता का आकलन करने के लिए जनशक्ति, उपकरणों और रक्षा बजट जैसे वित्तीय और लॉजिस्टिक घटकों का गहराई से विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, लाभ और हानि को साझा करने वाले श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में। तो सहकारी क्षेत्र जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर के उद्योग में वे होते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल हैं आपूर्तिकर्ताओं या श्रमिकों द्वारा मिलकर किया जाता है। ये सदस्य संसाधनों का एकत्रीकरण करते हैं और लाभ हानि को परस्पर साझा करते हैं, जैसे अमूल चीनी मिलें। अगला प्रश्न होगा, 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ताकि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इस पर कानून बना सकें। अगला प्रश्न है, 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे यानी कि एनएफसीएस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एनएफसीएस, जिसको नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस कहा जाता है, का प्राथमिक उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सटीक जलवायु सूचना और मौसम सेवाएं प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, K40 का अक्षय। K40 का अक्षय के द्वारा पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार न्यायोचित है लेकिन डीपीएसपी नहीं। संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मौलिक अधिकार न्यायोचित यानी कि जस्टिसेबल हैं, यानी इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है, जबकि भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देश तथा डीपीएसपी गैर न्यायोचित यानी कि नॉन जस्टिसेबल हैं और इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो दोस्तों, आज की पहली क्लास यही खत्म होती है। आज की वीडियो में हमने किए हैं
टॉप 25 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिलेटेड, जो कि एसएससी सीजीएल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टीयर फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डेली हम ऐसे ही पीवाईक्यूज की सीरीज आपके लिए लेकर आने का काम करेंगे, इसलिए चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलेंगे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की अगली शिफ्ट के साथ। हमारा लक्ष्य है कि पूरी पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी को अगले सत्र तक पहुंचाया जाए, क्योंकि एसएससी हमेशा ही एक पैटर्न को फॉलो करती है जिसके अंदर वो हमेशा पीवाईक्यूज से ही क्वेश्चन उठाती है। अगर आप डेली पीवाईक्यूज लगाते हैं तो आप 25 में से 20 प्लस क्वेश्चंस वैसे ही अटेम्प्ट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही होगा, मिलेंगे एसएससी सीजीएल की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।